Hello everyone. In this video, we are going to study the role of microbes in human welfare. Microbes, जिसे हिंदी में सूक्ष्म जीव कहते हैं, वो छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम आम तौर पर अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ये बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस और प्रोटोजोआ जैसे अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये छोटे जरूर होते हैं, लेकिन जो इनके जो इफेक्ट्स हैं वो काफी बड़े होते हैं। माइक्रोब्स हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं, जैसे कि हमारी सेहत से लेके, हमारी हेल्थ से लेके, हमारे एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन तक हर चीज में माइक्रोब्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनफैक्ट ये हमें मेडिसिन प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, हमारे फूड को प्रिजर्व करके रखते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को साफ सुथरा बनाते हैं। So this chapter explores how these tiny organisms contribute to human welfare in numerous ways, making our lives better every day. So in this video, we will see how microbes helps in household products, industrial products, sewage treatment, production of biogas, as biocontrol agents and as biofertilizers. माइक्रोब्स जो होते हैं वो बहुत ही क्रूशियल कंपोनेंट होते हैं अर्थ के बायोलॉजिकल सिस्टम का, जो कि अलग अलग डाइवर्स एनवायरनमेंट से प्रेजेंट होते हैं। इनफैक्ट वो ऐसे एक्सट्रीम कंडीशंस में भी प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे शायद कोई अदर लाइफ फॉर्म जो है वो सरवाइव ना कर पाए। एक्सट्रीम कंडीशन से मेरा मतलब है जैसे कि हाई टेम्परेचर इतना मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस। और कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो इस टेम्परेचर में भी सरवाइव करते हैं, जिन्हें थर्मोफाइल्स कहा जाता है। कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही लो टेम्परेचर पे सरवाइव करते हैं, लाइक -20 डिग्री सेल्सियस, जहां पे शायद कोई और ऑर्गेनिज्म या फिर कोई और लिविंग फॉर्म जो है वो सरवाइव ना कर पाए। उसके बाद कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हेलोफाइल्स कहा जाता है, जो कि एक्सट्रीम सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशंस में सरवाइव करते हैं। इस तरीके के एक्सट्रीम कंडीशंस में भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। These microorganisms belongs to various kingdoms such as protists, fungi, and monera. Some microbes are exclusively microscopic, such as bacteria, viruses, viroids, prions, and some fungi. Viroids जो होते हैं वो सिंपली स्मॉल सर्कुलर आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिर्फ आरएनए मॉलिक्यूल्स जो इन्फेक्ट करते हैं प्लांट्स को। वायरसेस की तरह इनके पास कोई प्रोटीन कोट नहीं होता है, सिर्फ आरएनए होता है और ये प्लांट्स में डिजीज कॉज कर सकते हैं। प्रियॉन्स जो होते हैं वो इन्फेक्शियस प्रोटीन्स होते हैं, इनके पास कोई जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए कुछ भी नहीं होता है। प्रियॉन्स सिंपली इन्फेक्शियस प्रोटीन्स होते हैं जो एनिमल्स में डिजीज कॉज करते हैं, ह्यूमंस में भी डिजीज कॉज करते हैं। ये जो प्रियॉन्स होते हैं वो बनते हैं जब नॉर्मल प्रोटीन्स जो होते हैं बॉडी में वो एबनॉर्मली फोल्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ डिजीज जैसे कि मैड काउ डिजीज है ये सब हो जाती हैं। They are found in soil, water, air, and even inside living organisms. Bacteria and fungi can be cultured on nutritive media to form visible colonies, aiding in microbial studies. अगर हमें माइक्रोब्स को स्टडी करना है तो हम बैक्टीरिया फंजाई जैसे ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिटिव मीडिया पे ग्रो कर सकते हैं, जिनकी विजिबल कॉलोनीज फॉर्म होती है। माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स, हमारे डेली लाइफ के अंदर माइक्रोब्स बहुत जगह यूज होते हैं और शायद हमें पता भी नहीं होता है। Microbes play a significant role in our daily lives, particularly in food production. सबसे simple और best example है conversion of milk to curd. Lactobacillus. Lactobacillus lactic acid producing bacteria होता है, जिसके एक्शन की वजह से मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट होता है by producing acids that coagulate and partially digest milk proteins. वो जो मिल्क होता है उसे कोएगुलेट कर देते हैं, पार्शियली मिल्क के जो प्रोटीन्स है उन्हें डाइजेस्ट कर देते हैं। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होते हैं वो जो कर्ड होता है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज को भी इंक्रीज करते हैं बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12 कंटेंट एंड हेल्पिंग इन कंट्रोलिंग हार्मफुल माइक्रोब्स इन द स्टमक। स्टमक के अंदर जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं उन्हें भी ये कंट्रोल करके रखता है। Bacteria also ferment the dough used for making foods like dosa, idli, producing CO2, which causes the dough to puff up. जो भी हम डोज प्रोड्यूस करते हैं डोसा के लिए, इडली के लिए, तो वो
आपने देखा होगा कि सर्टेन टाइम के लिए जब हम उसे रखते हैं तो वो पूरा फूल जाता है, पफ अप हो जाता है। वो होता है ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2। बेकर्स ईस्ट Saccharomyces cerevisiae is used to ferment bread dough। ब्रेड का जो डो होता है उसे फर्मेंट करने के लिए Saccharomyces cerevisiae का यूज किया जाता है। ट्रेडिशनल फूड्स एंड ड्रिंक्स सच एज तोड़ी, जिसको हम पाम वाइन भी कहते हैं, from palm sap and fermented fish, soya beans and bamboo shoots also rely on the microbial fermentation. Now, सबका favorite cheese. Cheese production is another example where microbes are essential. Different cheese have unique flavors, textures and taste due to specific microbes. हर चीज का जो फ्लेवर, टेक्सचर, टेस्ट अलग अलग होता है बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक माइक्रोब्स जो उनके प्रोडक्शन के टाइम पे यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जो स्विस चीज होता है उसके लार्ज होल्स का जो रीजन होता है वो होता है प्रोड्यूस्ड CO2। जो CO2 प्रोड्यूस होता है बाय प्रोपिनियोबैक्टीरियम शेरामनी, उसकी वजह से स्विस चीज के अंदर लार्ज होल्स प्रोड्यूस होते हैं। एंड द डिस्टिंक्टिव फ्लेवर ऑफ रॉकफोर्ट चीज comes from fungi that ripens the cheese। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। माइक्रोब्स जो है उनको वाइडली यूज किया जाता है इंडस्ट्री के अंदर टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स लाइक बेवरेजेस एंड एंटीबायोटिक्स। लार्ज स्केल प्रोडक्शंस के लिए जो माइक्रोब्स होते हैं उनको कल्टीवेट किया जाता है मैसिव वेसल्स में, जिनको कहा जाता है फर्मेंटर्स। फर्मेंटर्स इस तरीके के वेसल्स होते हैं जो कंट्रोल्ड कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं। जितने भी माइक्रोब्स होते हैं जिन्हें हम किसी भी पर्पस के लिए यूज करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज करते हैं, उनके स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं ग्रोथ के लिए, उनके फेवरेबल कंडीशंस होते हैं जिसमें वो ग्रो कर पाते हैं। तो जो फर्मेंटर्स होते हैं वो स्पेशल कंटेनर्स होते हैं जिसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ माइक्रोब्स को ग्रो कर सकते हैं इन कंट्रोल्ड कंडीशंस। दे प्रोवाइड द राइट एनवायरमेंट लाइक टेम्परेचर, pH and oxygen levels needed for microbes to perform fermentation efficiently। इसकी वजह से जो रॉ मटेरियल होता है जैसे कि शुगर है उसे यूजफुल प्रोडक्ट्स जैसे कि अल्कोहल, एंजाइम्स, एंटीबायोटिक्स में कन्वर्ट किया जा सकता है ऑन लार्ज स्केल। बाय यूजिंग फर्मेंटर्स वी कैन प्रोड्यूस दीज प्रोडक्ट्स क्विकली एंड इन लार्ज क्वांटिटीज which is essential for industries like food, medicine and biotechnology। Now let us see fermented beverages। Yeast, particularly Saccharomyces cerevisiae, जिसे ब्रूअर्स ईस्ट भी कहा जाता है, have long been used to produce alcoholic beverages like wine, beer, whiskey, brandy and rum। The yeast ferments malted cereals and fruit juices, converting sugars into ethanol। माल्टेड सीरियल्स का मतलब होता है जो सीरियल्स होते हैं उन्हें वाटर के अंदर सोक करके रखा जाता है जब तक वो जर्मिनेट ना हो जाए, और जैसे ही वो जर्मिनेट होते हैं उनका फर्दर जर्मिनेशन रोकने के लिए उनपे हॉट एयर को ब्लो किया जाता है, फिर उन्हें ड्राई कर दिया जाता है जिसकी वजह से फर्दर जर्मिनेशन नहीं होता है। उन्हें माल्टेड सीरियल्स बोलते हैं। तो माल्टेड सीरियल्स या फिर फ्रूट जूसेस के शुगर्स को कन्वर्ट किया जाता है इथेनॉल में विद द हेल्प ऑफ दिस ईस्ट। अब ये फर्मेंटेशन प्रोसेस होने के बाद जो अल्कोहलिक ड्रिंक बन रहा है वो कैसा होगा, कौन से टाइप का होगा, वो डिपेंड करता है हमने कौन सा रॉ मटेरियल यूज किया है और जो फर्मेंटेशन है उसमें डिस्टिलेशन इंक्लूड हो रहा है या नहीं, डिस्टिलेशन प्रोसेस हो रहा है या नहीं। डिस्टिलेशन का मतलब होता है अल्कोहल को सेपरेट या फिर रिमूव करना। तो जो वाइन और बियर होते हैं उनको प्रोड्यूस किया जाता है विदाउट डिस्टिलेशन, और विस्की, ब्रांडी, रम जैसे जो बेवरेजेस होते हैं इनको प्रोड्यूस किया जाता है बाय डिस्टिलिंग द फर्मेंटेड मिक्सचर। एंटीबायोटिक्स, हम सब लाइफ में कभी ना कभी बीमार पड़ते हैं और डॉक्टर्स जो है हमें प्रिस्क्राइब करते हैं एंटीबायोटिक्स। जब कोई पर्सन बीमार पड़ता है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से, जैसे कि निमोनिया है या फिर कोई स्किन इन्फेक्शन है, तब डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं एंटीबायोटिक्स टू टारगेट एंड एलिमिनेट द बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल। और ये एंटीबायोटिक्स जो हैं वो माइक्रोब्स प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या ये माइक्रोब्स एंटीबायोटिक्स हमारे लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं? नहीं, ये माइक्रोब्स एंटीबायोटिक प्रोड्यूस कर रहे हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम अदर हार्मफुल माइक्रोब्स। नेचुरल एनवायरनमेंट में बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोब्स होते हैं जो compete कर रहे होते हैं सेम रिसोर्सेज के लिए, जैसे कि न्यूट्रिशन, फूड एंड स्पेस।
तो बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक्स ये जो माइक्रोब होते हैं वो खुद के कॉम्पीट करने वाले बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं या फिर उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर सकते हैं। दिस गिव्स द एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग माइक्रोब बेटर चांस टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन अ कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट। सो जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो माइक्रोब्स के लिए एक वेपन की तरह काम करते हैं जिससे वो खुद को डिफेंड कर सकते हैं और हैबिटेट के अंदर खुद का प्लेस जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। Antibiotics produced by microbes are amongst the most important discoveries of the 20th century, significantly benefiting the human health. The term antibiotic means against life, यानी कि जब माइक्रोब दूसरे माइक्रोब को किल करने के लिए यूज करता है इसलिए इसको अगेंस्ट लाइफ बोला गया है, बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बट इट इज अ प्रो लाइफ फॉर ह्यूमंस, ह्यूमंस के लिए काफी बेनिफिशियल है, प्रो लाइफ है। Antibiotics are chemicals that can kill और inhibit the growth of harmful microbes. पेनिसिलिन जो कि फर्स्ट एंटीबायोटिक है डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बाय चांस इसलिए क्योंकि वो किसी और चीज पर रिसर्च कर रहे थे और बाय चांस उन्होंने पेनिसिलिन को डिस्कवर किया। While working with Staphylococcus bacteria, he noticed that a mold, Penicillium notatum, growing on a अनवॉश्ड कल्चर प्लेट इनहिबिटिंग द बैक्टीरियल ग्रोथ। उन्होंने देखा कि एक अनवॉश्ड प्लेट था जिसके ऊपर एक मोल्ड ग्रो हुआ है जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम और उसके इर्द गिर्द कोई भी दूसरा बैक्टीरिया जो है वो ग्रो नहीं कर पा रहा है। बाद में उन्होंने उस केमिकल को आइडेंटिफाई किया जिसकी वजह से ये चीज हो रही थी। He identified the chemical responsible and named it penicillin और उन्होंने उसका नाम रखा पेनिसिलिन। लेकिन इसका जो पोटेंशियल था एज एन एंटीबायोटिक उसको बाद में कैरेक्टराइज किया अर्नेस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरे ने, लीडिंग टू इट्स वाइड स्प्रेड यूज ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरे were awarded the Nobel Prize in 1945 for this discovery. Now we will see how microbes are used in production of certain chemicals, enzymes and other bioactive molecules. Enzymes क्या होते हैं? Enzymes tiny helper molecules की तरह होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, फास्टन कर देते हैं। अगर एंजाइम्स हमारी बॉडी में नहीं होंगे तो हमारी बॉडी के जो नॉर्मल प्रोसेसेस होते हैं जैसे कि फूड का ब्रेकडाउन होना एनर्जी में, न्यू सेल्स का बिल्डअप होना या फिर कुछ अदर इम्पोर्टेंट टास्क का होना वो इतना स्लो हो जाएगा कि शायद हम जिंदा ना रह पाए। Microbes are utilized in commercial and industrial productions of various chemicals including organic acids, alcohols and enzymes. For example, Aspergillus niger जो है वो प्रोड्यूस करता है सिट्रिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटी वो प्रोड्यूस करता है एसिटिक एसिड, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम प्रोड्यूसेस ब्यूटरिक एसिड एंड लैक्टोबैसिलस प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड. Yeast Saccharomyces cerevisiae is used for producing ethanol. Microbes also produces enzymes like lipase. जिस भी वर्ड के पीछे ASE लगा होता है उसका मतलब होता है कि वो एंजाइम है, जैसे कि लाइपेज है, ऑक्सीडो रिडक्टेज है, रिकम्बिनेज है, प्रोटीएज है। तो ये जिस वर्ड के पीछे एज लगा होता है वो एंजाइम्स होते हैं। तो जो लाइपेज होता है वो डिटर्जेंट्स में यूज किया जाता है ऑयली स्टेन्स को रिमूव करने के लिए। उसके अलावा जैसे कि पेक्टिनेज है, प्रोटीएजेस है, ये एंजाइम्स को यूज किया जाता है जो बॉटल्ड फ्रूट जूसेस हमें मार्केट में मिलते हैं उनको क्लैरिफाई करने के लिए, क्लीन करने के लिए। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है स्ट्रेप्टोकाइनेस जो कि एक जेनेटिकली मॉडिफाइड एंजाइम है जो एक क्लॉट बस्टर की तरह काम करती है फॉर हार्ट अटैक पेशेंट। हार्ट अटैक जो क्लॉट की वजह से आता है तो उसको बर्स्ट करने के लिए एंजाइम बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। Trichoderma polysporum fungus produces cyclosporin A, an immunosuppressant for organ transplants in patients. Organ transplant जब किया जाता है तब इम्यूनोसप्रेसेंट देना पड़ता है एक पेशेंट को। क्यों? क्योंकि जब हमारे बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है तो हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो उसे किल करने के लिए काम करने लगता है। तो जब हम कोई ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करते हैं तो हमारी बॉडी जो है उसका इम्यून सिस्टम जो है वो उसे एज अ फॉरेन रिकॉग्नाइज करता है और शायद वो उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करे। तो इसलिए जब तक जो ऑर्गन है वो कंप्लीटली बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट होने के बाद काम ना करने लगे
तब तक इम्यून सिस्टम जो है उसे सप्रेस करके रखना पड़ता है ताकि वो ऑर्गन को डिस्ट्रॉय ना कर दे। Additionally, Monascus purpureus yeast produces statins, which are used as blood cholesterol lowering agents. ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने के लिए ये जो स्टैटिन्स है उनको यूज किया जाता है बिकॉज जो कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस होता है उसमें कुछ एंजाइम्स होंगे जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन के लिए। तो ये जो स्टैटिन्स होते हैं उन एंजाइम्स को इनहिबिट कर देते हैं जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो कम हो जाता है बॉडी के अंदर। माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से लार्ज क्वांटिटीज में वेस्ट वाटर यानी कि सीवेज जो है वो डेली जनरेट होता है सिटीज और टाउन्स में, जिसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा, ऑर्गेनिक मैटर और पैथोजेनिक माइक्रोब्स जो डिजीज कॉज कर सकते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इस सीवेज को नेचुरल वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज करने से पहले ट्रीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर इसे ऐसे ही डिस्चार्ज कर दिया गया तो ये बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर सकता है। तो उसके लिए जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं वो बनाए गए जिसमें सीवेज को जो है ट्रीट किया जा सकता है। ये मेनली दो स्टेजेस में होता है। पहला होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट और दूसरा होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट जो होता है उसमें मेनली फिजिकल रिमूवल होता है लार्ज और स्मॉल पार्टिकल्स का थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। लार्ज और स्मॉल पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है और जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं वो सेडिमेंट हो जाते हैं एट द बॉटम। फ्लोटिंग डेब्रिस इज फर्स्ट रिमूव्ड फॉलोड बाय ग्रिट, जैसे कि स्मॉल पेबल्स हो गए, सॉइल हो गया। जो फ्लोटिंग डेब्रिस होता है उसे पहले रिमूव कर दिया जाता है, उसके बाद ग्रिड रिमूव की जाती है जिसमें सॉइल और स्मॉल पेबल्स आ जाते हैं। जो सॉलिड्स सेटल हो जाते हैं उसे प्राइमरी स्लज कहा जाता है। सेटल्ड सॉलिड के अलावा यानी प्राइमरी स्लज के अलावा जो लिक्विड पोर्शन बचता है उसे एफ्लुएंट कहा जाता है और इस एफ्लुएंट को सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो होता है वो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता है। ये जो एफ्लुएंट होता है उसे लार्ज टैंक्स में डाल दिया जाता है जिसमें कंटिन्यूअस ऑक्सीजन का सप्लाई होता है। एरेटेड टैंक्स रहते हैं और इसमें हमें एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ करवाना होता है। जो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन चाहिए होगा। ऑक्सीजन हम सप्लाई कर रहे हैं और न्यूट्रिशन जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिक मैटर से लेंगे जो ऑलरेडी एफ्लुएंट के अंदर प्रेजेंट था। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो उस ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करना शुरू कर देंगे और ग्रो करने लगेंगे, इनका जो अमाउंट है वो बढ़ने लगेगा। उसके बाद एक टाइम आएगा जब ऑर्गेनिक मैटर जो है वो रिड्यूस होने लगेगा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो न्यूट्रिशन डिप्राइवेशन की वजह से कम होने लगेंगे। और जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कम होने लगेंगे तो अल्टीमेटली जो उनका ऑक्सीजन का डिमांड था वो भी कम होने लगेगा, यानी कि जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो रिड्यूस होने लगेगा, जो डायरेक्टली इंडिकेट करता है द लेवल ऑफ ऑर्गेनिक पॉल्यूशन प्रेजेंट इन द एफ्लुएंट। जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा, पॉल्यूशन प्रेजेंट होगा, उतना ज्यादा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा माइक्रोब्स का। आफ्टर बीओडी इज रिड्यूस्ड, जो एफ्लुएंट है उसे सेटलिंग टैंक्स में ले जाया जाता है वेयर बैक्टीरियल फ्लॉक्स फॉर्म एक्टिवेटेड स्लज। जो बैक्टीरियल फ्लॉक्स होता है वो एक्टिवेटेड स्लज फॉर्म करते हैं। उस स्लज का कुछ पोर्शन लेकर उसे रीयूज किया जाता है एज इनोक्यूलम नेक्स्ट टाइम के लिए, और जो बाकी का जो बचेगा उसे एनारोबिक डाइजेस्टर्स में ले जाया जाता है जिसमें एनारोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। एनारोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जिनको ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है और ये जो बैक्टीरिया हैं वो स्लज को डाइजेस्ट करते हैं और उसमें से बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे एज एनर्जी यूज किया जा सकता है। जो ट्रीटेड एफ्लुएंट है जो अब लेस पॉल्यूटिंग है, पॉल्यूशन तो करेगा ही बट अब कम पॉल्यूशन करेगा, उसे अब सेफली रिवर्स या फिर स्ट्रीम्स में रिलीज कर दिया जाता है। ये डायग्राम, ये फिगर जो है इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं वो इस तरीके के कुछ दिखाई देते हैं। माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। जो बायोगैस होता है वो एक फ्यूल होता है जो कंपोज होता है मेनली ऑफ मीथेन produced by microbial activity, particularly by methanogens like methanobacterium। बायोगैस में मेनली मीथेन होता है जो माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से प्रोड्यूस होता है और वो मेनली जो है मिथेनोजेंस प्रोड्यूस करते हैं लाइक मिथेनोबैक्टीरियम। ये जो है वो एनारोबिक बैक्टीरिया है जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। ये जो है वो सेलुलोजिक मटेरियल जो है जो एनवायरमेंट में प्रेजेंट होता है जैसे कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में या फिर केटल्स के रूमेन में, उस सेलुलोजिक मटेरियल को ये ब्रेक डाउन करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन।
जो ह्यूमंस होते हैं वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन कैटल्स कर सकते हैं, बिकॉज उनके रूमेन में ये जो माइक्रोब्स है वो प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि ये जो माइक्रोब्स है कैटल के रूमेन में प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से जो कैटल डंग होता है उसमें भी ये माइक्रोब्स जो है मिथेनोजन से बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। इसलिए इट इज यूज्ड इन बायोगैस प्लांट टू जनरेट बायोगैस, जिसे कॉमनली गोबर गैस भी कहा जाता है। जो बायोगैस प्लांट होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे एक मिक्सिंग टैंक होगा जहां से हम इन्फ्लुएंट को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद वो डाइजेस्टिव टैंक में जाता है जहाँ पे मिथेनोजेंस जो है वो डाइजेस्ट करते हैं सेलुलोजिक मटेरियल को, और जो गैसेस होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे जो है फ्लोटिंग टैंक होता है, जो जैसे जैसे गैस प्रोड्यूस होगा वो राइज होने लगेगा, ऊपर की तरफ जाने लगेगा। ये जो है वो आउटलेट है बायोगैस के लिए, जिसको बाद में कुकिंग या फिर लाइटिंग के लिए यूज किया जा सकता है। और जो बचा हुआ एफ्लुएंट होता है फिर स्लरी होता है वो यहाँ से बाहर आ जाता है। इस स्लरी को एज फर्टिलाइजर्स यूज किया जा सकता है। जो बायोगैस प्लांट्स होते हैं वो कॉमनली रूरल एरियाज में पाए जाते हैं, क्योंकि वहीं पे केटल्स भी अबंडेंट अमाउंट में होते हैं। ये जो टेक्नोलॉजी है वो डेवलप की गई थी इंडिया में बाय द इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। जब हम लोग माइक्रोब्स को यूज करते हैं दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल करने के लिए, तब उसे बायो कंट्रोल एजेंट्स कहा जाता है। बायो कंट्रोल जो होता है उसमें वो एक बायोलॉजिकल मेथड है जहाँ पे हम लोग प्लांट डिजीज और पेस्ट को कंट्रोल करते हैं। और इसकी वजह से जो हमारा रिलायंस है हार्मफुल केमिकल्स पे, जैसे कि इंसेक्टिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स है, वीडिसाइड्स है, वो कम हो जाता है, क्योंकि ये जो है वो एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा पोल्यूट करते हैं और ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों के लिए हार्मफुल होते हैं। जो कन्वेंशनल फार्मिंग होता था उसके अंदर जो बेनिफिशियल और हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स होते थे दोनों को किल कर दिया जाता था, लेकिन बायो कंट्रोल जो है वो प्रमोट करता है बायोडाइवर्सिटी को एंड नेचुरल प्रिडेशन को टू कीप द पेस्ट एट मैनेजेबल लेवल्स विद इन अ बैलेंस्ड इकोसिस्टम। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है वो भी इसी अप्रोच को एम्ब्रेस करती है, जहाँ पे जो पेस्ट का इरेडिकेशन है उसे अनडिजायरेबल माना जाता है, बिकॉज जो बेनिफिशियल प्रिडेटर्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं उनके ऊपर फॉर सर्वाइवल। Examples of biocontrol agents include ladybird beetles and dragonflies जो कंट्रोल करते हैं aphids और mosquitoes को respectively. The bacterium Bacillus thuringiensis (BT) is used to target butterfly caterpillars, and genetically engineered BT plants like BT cotton are resistant to insect pest. जैसे insect pest जो है वो plant के ऊपर अटैक करेगा, बीटी कॉटन प्लांट के ऊपर जब वो अटैक करेगा तब उसको कंज्यूम करने की वजह से उसका जो गट है वो फट जाता है और जो इंसेक्ट है उसकी डेथ हो जाती है। द फंगस ट्राइकोडर्मा इज यूज्ड एज बायोकंट्रोल एजेंट against plant pathogens, while baculovirus specifically in the genus nucleopolyhedrovirus are used as species specific insecticides with no harmful effects on known target organisms, making them ideal for integrated pest management (IPM) and sensitive ecological areas. माइक्रोब्स एज बायोफर्टिलाइजर्स। जब हम लोग माइक्रोब्स को एज फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं तब उसे बायोफर्टिलाइजर कहा जाता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं उसकी वजह से एनवायरमेंट में काफी ज्यादा पॉल्यूशन होता है, लेकिन जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी को एनहांस करते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स इंक्लूड बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया राइजोबियम जो है वो नोड्यूल्स फॉर्म करता है ऑन लेग्यूम रूट्स और फिक्स करता है नाइट्रोजन और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इनटू फॉर्म्स यूजेबल बाय प्लांट्स। फ्री लिविंग बैक्टीरिया लाइक एजोस्पाइरिलम एंड एजोटोबैक्टर कैन आल्सो fix the nitrogen in the soil. Fungi. Mycorrhizal fungi जो होता है such as those from genus Glomus form a symbiotic relationship with the plants. Symbiotic relationship वो होते हैं जिसमें जो plant है और fungi है दोनों को beneficial होता है और एब्जॉर्ब करता है फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल एंड प्रोवाइडेड टू द प्लांट। जो माइक्रोराइजल फंजाई होगा वो फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करके प्लांट को प्रोवाइड करेगा। दिस एसोसिएशन also enhances the plant growth, resistance to pathogens and tolerance to stress. और in return जो fungi है is benefited by receiving organic nutrients from the plant. Cyanobacteria. Autotrophic microbe like Anabaena, Nostoc, Oscillatoria can fix atmospheric nitrogen and add organic matter to the soil, improving its fertility. They are especially useful in paddy fields. These biofertilizers are commercially available
and help replenish soil nutrients while reducing reliance on the chemical fertilizers. Thank you for joining this exploration of how microbes play a vital role in human welfare. From healthcare to environmental sustainability, these tiny organisms are essential to many aspects of our lives. We hope this presentation has provided valuable insights into their incredible contribution. If you have any questions or thoughts, feel free to share them. Thank you.